हेलो स्टूडेंट, आज के बी एड सेकेंड ईयर के वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे मूल्यांकन की आवश्यकता। ठीक है कि आखिर वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो मूल्यांकन की जरूरत भी आप कह सकते हैं कि मूल्यांकन की जरूरत क्यों है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में और किस तरह से मूल्यांकन हमारी शिक्षा प्रणाली को, शैक्षिक प्रशासन को, प्रबंध को, शिक्षक को, छात्र को और अभिभावकों को प्रमुख रूप से प्रभावित करने का काम करता है। तो पहली बात है आप ये समझ लें कि मूल्यांकन हो या मापन हो, ठीक है, उसमें प्रमुख लोग कौन हैं जो उसमें शामिल माने जाते हैं। तो मूल्यांकन या मापन जब हम करते हैं शिक्षा के स्तर पे, तो उसमें देखिए क्या आता है, शिक्षक, शिक्षा शास्त्री, अभिभावक, छात्र और प्रशासक। ये 5 प्रमुख ऐसे बिंदु होते हैं जो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं और एक दूसरे पर समग्र रूप से प्रभाव भी डालते हैं। ठीक है, यानी एक के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो दूसरे पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता है और उसमें कुछ ना कुछ अंतर हमें स्पष्ट होता है। तो मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट होती है, जिसे हम कहते हैं परीक्षा फल या परीक्षा परिणाम, तो मूल्यांकन के द्वारा किसी भी छात्र के परीक्षा परिणाम अथवा शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट का मापन और मूल्यांकन किया जाता है। छात्र की अभिरुचि को जानना मूल्यांकन की एक आवश्यकता का प्रमुख बिंदु है। छात्र की क्षमता को जानना, छात्र की योग्यता को जानना, छात्र की सामर्थ्य को जानना, छात्रों में उपस्थित कमियों को जानना, छात्रों को निर्देशन देने के लिए, शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए, शैक्षिक नीति का निर्धारण करने के लिए, शैक्षिक सुधारों के लिए और शैक्षिक गुणवत्ता के विकास और उसके उन्नयन के लिए मुख्य रूप से मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर हम मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से हमने 7 बिंदु रखे हैं इसके अंतर्गत और पहला बिंदु है उचित शैक्षिक निर्णय लेने हेतु। जब हमें ये इतनी सारी चीजें, यानी ये क्या है, डेटा है, ठीक है, हमें ये डेटा पता चल जाते हैं, जैसे छात्र की शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट, अभिरुचि, क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य, कमी और निर्देशन, इनके बारे में जब हमें जानकारी हो जाती है तो कोई भी प्रबंधक या प्रशासक विशेष रूप से उचित निर्णय, शैक्षिक निर्णय लेने के लिए उसके पास बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं या स्थितियां मौजूद रहती हैं कि उसे क्या चुनना चाहिए जिससे कि छात्रों का शैक्षिक रिपोर्ट जो है, कार्ड है, वो अधिक उन्नत हो सके और विद्यालय की प्रगति हो सके। दूसरा मुख्य बिंदु है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा निर्धारण। जो शैक्षिक प्रशासक होते हैं या प्रबंधक होते हैं या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि किसी भी शैक्षिक उद्देश्य को हम किस सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन्हें सबसे हाईएस्ट लेवल की जो बाउंडेशन है, बाउंड्री है, उसका पता चल जाता है कि हम 0 से लेकर 10 में से कितने अंक प्राप्त तक उद्देश्य अपना पूरा कर सकते हैं। तो किसी को 8 भी प्राप्त हो सकते हैं, किसी को 9, किसी को 10 में से 10 भी। तो इस तरह से उन्हें को अपना एक पता चलता है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात है शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्य। शिक्षकों को और अन्य सभी लोगों को जो भी शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, कि शैक्षिक प्रक्रिया का आखिर उद्देश्य क्या है, हम छात्र से क्या चाहते हैं और हम शैक्षिक प्रक्रिया से क्या चाहते हैं। इसके अंतर्गत अध्यापक की प्रभावशीलता का भी ज्ञान होता है। अर्थात प्रत्येक जो अध्यापक होता है उसका पढ़ाने का एक इंडिविजुअल तरीका होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है
और उसकी तुलना किसी भी अन्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। एक अध्यापक की तुलना दूसरे अध्यापक से नहीं कर सकते हैं। एक छात्र की तुलना दूसरे छात्र से नहीं की जा सकती है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है, यूनिक होता है। वो यूनिक पर्सन है, आप उसकी तुलना दूसरे से नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति में बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में कोई भी गुण नहीं है। अगर किसी शिक्षक में या छात्र में एक भी गुण बहुत अच्छे और बृहत्तम रूप में है, तो बाकी सारे गुण या अवगुणों की उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक गुण जो है उसमें वही उसे विशिष्टता प्रदान करेगा और उसे अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंचा देगा। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी में बहुत सारे गुण हैं तो वो योग्य शिक्षक है और किसी में केवल एक ही गुण है तो वो योग्य नहीं है। बल्कि कहने का आशय यह है कि अगर शिक्षक में छात्र में कोई एक भी गुण 100% वाला है तो निश्चित रूप से वो विशिष्ट लोगों की श्रेणी में आता है और उसका एक ही गुण उसे सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त है, चाहे वो छात्र हो या अध्यापक हो। इसलिए अध्यापक की प्रभावशीलता को परखने का काम मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है कि वो किस तरीके से पढ़ाए कि वो अपना सर्वोच्च प्रदर्शन कर सके और छात्रों से 100/100 रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो ऐसा नहीं है कि किसी अध्यापक में कोई गुण नहीं होता है, बल्कि हमें अध्यापक के गुणों को जानने की आवश्यकता है कि वो कौन सा गुण है, वो कौन सा तरीका है जिससे अध्यापक इस तरह से काम करे तो वो अपना सर्वोच्च प्रदर्शन दिखाता है। और ये दूसरे अन्य शिक्षा शास्त्रियों को, प्रिंसिपल को, प्रशासक को स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कुछ ही दिनों में कि कौन सा अध्यापक किस तरीके से काम करता है, तो उसका प्रदर्शन 100% होता है। तो हमें उसी तरीके को बढ़ाने की बस जरूरत है। ठीक है। अध्ययन के लिए प्रोत्साहन। मूल्यांकन के द्वारा हमें यह भी पता चलता है कि हम किस तरीके से छात्रों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अध्ययन में रुचि लें। ये बात अध्यापकों के लिए भी उतनी ही अच्छी मानी जा सकती है जितनी कि छात्रों के लिए। जो भी छात्र या अध्यापक स्वाध्याय में अधिक से अधिक समय तक संलग्न रहते हैं वो उतने ही अच्छे तरीके से अध्यापक के रूप में उतनी ही अच्छे तरीके से वो समझा पाते हैं और छात्र उतने ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए अगर हम ये कहें कि स्वाध्याय परम आवश्यक है या अगर आप अपना मूल्यांकन उच्च स्तर पर लाना चाहते हैं तो स्वाध्याय को वरीयता देनी चाहिए। तो पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री में परिवर्तन भी मूल्यांकन की आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। यानी मूल्यांकन हमें बताता है कि हमें पाठ्यचर्या किस तरह से रखनी चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और पाठ्यक्रम में किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके अलावा कौन सी शिक्षण विधि कब आजमाई जानी चाहिए और किस शिक्षण विधि से हमें कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका भी ज्ञान हमें मूल्यांकन के द्वारा होता है। शिक्षण सहायक सामग्री का भी विशेष महत्व है शिक्षण में, क्योंकि अगर उचित शिक्षण सामग्री अच्छे कंडीशन में पर्याप्त मात्रा में अध्यापक के पास उपलब्ध नहीं है तो निश्चित रूप से उसके अध्यापन में कमी आ जाती है और इसको आसानी से दूर किया जा सकता है अगर हम शिक्षण सामग्री को उचित रूप में मुहैया करा दें। आवश्यक परिवर्तन। तो शिक्षा प्रक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन किस किस समय पे किए जाने हैं ये निश्चित रूप से प्रशासकों को, प्रिंसिपल को, प्रबंधकों को देखना पड़ता है और इसका पता हमें मूल्यांकन के द्वारा ही चलता है। एक टीचर को भी पता होता है कि हमें शिक्षण प्रक्रिया को कब, कहां, कैसे लागू करना है। परिवर्धन और संशोधन हेतु भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक प्रक्रिया एक बृहद प्रक्रिया मानी जाती है और इसमें जो भी पक्ष जुड़े होते हैं, शिक्षक, शिक्षा शास्त्री, अभिभावक, छात्र, प्रशासक, इन सभी को निरंतर रूप से शैक्षणिक प्रक्रिया में परिवर्धन और संशोधन करने की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। तो निश्चित रूप से हमें मूल्यांकन के द्वारा परिवर्धन और संशोधन की जानकारी प्राप्त होती है। तो
तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि मूल्यांकन की शिक्षण प्रक्रिया में क्या आवश्यकता है। और इस बात से तो लगभग सभी लोग परिचित हैं कि मूल्यांकन की क्रिया के द्वारा बालकों की शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट, बालकों की अभिरुचि, बालकों की अभिक्षमता, बालकों की शैक्षिक योग्यता, बालकों की शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य और बालकों की शारीरिक और मानसिक कमियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसके द्वारा हमें ये जानकारी भी प्राप्त होती है मूल्यांकन के द्वारा कि बालकों को किस तरह से निर्देशन दिया जाए। मूल्यांकन के द्वारा ही शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था करने में भी सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक नीति निर्धारण में भी मूल्यांकन बहुत लाभकारी माना जाता है। शैक्षिक सुधारों की प्रक्रिया के लिए भी मूल्यांकन की परम आवश्यकता होती है और शैक्षिक गुणवत्ता, शैक्षिक विकास और शैक्षिक उन्नयन के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।